वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर हम 2026 पीसीएस के लिए जो मई और जून में संभावित है उसके लिए हम एक क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम उसका टेस्ट सीरीज़ जो भी मार्केट में अवेलेबल है सारी टेस्ट सीरीज़ को जो है हम करवाएंगे, और साथ में जितने भी मैक्सिमम एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट उनको भी कवर किया जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के जीसी लियोंग से। इसको मैंने डिवाइड किया है, यहाँ पर आप शायद देख सकते होंगे कि इसको दो पार्ट में ये ऑलरेडी होती है। पार्ट 1 के अंदर 12 चैप्टर है और आपका पार्ट 2 के अंदर 14 चैप्टर है। तो सबसे पहले पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है, तो पार्ट 1 के 12 चैप्टर को पहले हम 1-2 को करेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9 और 10, 11, 12। इस तरीके से 4 वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे। देखो, जिसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आए, लेकिन जिसको एक्चुअल में रिवीजन करना है टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत स्पीड में हम चीज़ों को लेते हुए चलेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर 1 इज़ अर्थ एंड यूनिवर्स। देयर इज़ नथिंग सो इम्पॉर्टेंट, नॉर्मल डेटा है। सारे आपको जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, बेसिक सब। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ अर्थ। ये मेनली मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाएगा कि आप प्रूव करिए कि अर्थ स्फेरिकल है ना कि फ्लैट है, जैसा कि यूरोपियन बोलते थे पहले। ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जब अर्थ का सर्कम नेविगेशन करते हैं तो हमें अर्थ गोल मालूम पड़ती है। सेकेंड है आपका हॉराइजन जो है वो सर्कुलर दिखता है ना कि फ्लैट हमें दिखता है। जो शिप की विजिबिलिटी होती है, जब से यहाँ से हमने किसी शिप को देखा, अगर इस तरीके से हमें नहीं दिखता है, लेकिन हमें शिप कैसे दिखता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका एक इमेज दिखती है। नेक्स्ट इज़ योर्स सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जो है अर्थ के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सारी लाइट जैसे फ्लैट में होनी चाहिए थी एक साथ आ जाए। ग्रेजुअल जो है यहाँ पर सनलाइट बढ़ती है अर्थ पर। नेक्स्ट कम्स ल्यूनार एक्लिप्स में जो है जो शैडो होती है अर्थ की वो हमें सर्कुलर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है प्लैनेटरी बॉडीज, सारे ही स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पोल्स लगाए जाते हैं, जो बीच वाला पोल होता है वो हमेशा ज़्यादा हाइट पे दिखता है जबकि सबकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो अर्थ है स्फेरिकल है। नेक्स्ट है एरियल फोटोग्राफी। वहाँ से अगर हमने फोटोग्राफी करते हैं अर्थ की तो हमेशा हमें स्फेरिकल ही दिखती है। सिंपल है। नेक्स्ट है मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट कैसा है? अर्थ का एपरेंट, देखो दो तरह का मूवमेंट होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ 24 घंटे में रोटेशन करती है और 365 1/4 डेज में इनका रिवोल्यूशन करती है। डे और नाइट होते हैं रोटेशन की हेल्प से। ठीक है, रोटेट होती है अर्थ अपने एक्सिस पर, तो डे एंड नाइट होते हैं। इसमें भी वेरिएशन आते रहते हैं, लेकिन जब अर्थ अपने ऑर्बिट में यानी कि सन के अराउंड जब मतलब चलती है विद स्पीड ऑफ 18.5 माइल्स पर सेकेंड, तो उससे क्या चेंज होते हैं? आपके सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, जो डे की लेंथ होती है डे एंड नाइट की वो वेरी करती रहती है। क्यों? क्योंकि अर्थ, जैसे कि यहाँ पर अब देखते हैं ये सन है, जब अर्थ यहाँ पर होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सन की लाइट बहुत कम जा रही होगी, तो आपका जो सीजन्स हैं वो चेंज हो रहे होंगे। लेकिन जब अर्थ इसके अराउंड यहाँ पर घूम रही है तो ये एक्सिस होने की वजह से इसमें वेरिएशन आता है। जब अर्थ इक्वल डिस्टेंस पे होती है सन से तो वो इक्विनॉक्स बोला जाता है, और जब सन से दूर होती है तो उसको सोलिस्टिस बोला जाता है। ठीक है, इक्विनॉक्स कब आएगा आपका? इक्विनॉक्स आते हैं आपका यहाँ पर, ये वाली फिगर में आप देखिए, इक्विनॉक्स आपका आएगा कब? एक तो आपका स्प्रिंग सीजन में आएगा और एक आपका ऑटम सीजन में आएगा। और ये जो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर, दे आर नॉट एग्जैक्ट डेट्स। ऐसा माना जाता है कि इसके एक दिन पहले या मतलब कुछ घंटों का फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ पर अर्थ क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पर होगी सन से,
और समर सॉलिस्टिस क्या होता है, एक समर में आता है, एक विंटर में आता है। विंटर में अप्रॉक्सीमेटली ये सन से मैक्सिमम दूरी पे जब अर्थ चली जाती है उसे सॉलिस्टिस बोला जाता है। ये दिसंबर 22 के आसपास आता है और समर में ये 21 जून के आसपास आता है। ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट है सन का वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, इस फिगर से आपको एग्जैक्ट समझ में आ पा रहा होगा कि किस तरीके से जब सन यहाँ पे आएगा इस वाली लाइन के ऊपर, कैंसर के ऊपर, तो इक्विनॉक्स बोला जाएगा। और जब एक्सट्रीम लाइंस पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन जाएगा तो सोलस्टिस बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है मिड डे सन। मिड डे सन का मतलब ये है कि जब अर्थ एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होती है, जब समर में, तो समर के टाइम पे यानी कि जो नॉर्दर्न एरिया होता है वहाँ पे सन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यानी कि जब नॉर्थ में सन होगा एक्सट्रीम पे तो साउथ जो पोल होगा उस पर बिल्कुल भी रोशनी जाएगी, लेकिन नॉर्थ एरिया में जो पोल होगा इसके ऊपर सन बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो कुछ महीनों तक यहाँ पे रात ही नहीं होती है। ठीक है, तो रात के टाइम पे भी सन दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है डॉन एंड ट्वाइलाइट। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको एक अलग वीडियो में जो है समझा दूंगी, लेकिन एक सिंपल वे में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर अब इसे हम समझें कि अगर हम इस फिगर को देखें, सिंपल इस फिगर से समझते हैं कि अगर ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर से सन रहेगा यहाँ पर इस बीच में, या तो इधर जाता है या इधर जाता है। ठीक है, इसी यहाँ पर ही सन आपका रोटेट करता रहेगा। यहाँ पर जो एरियाज होंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जब सन की जो रेज है वो बहुत टिल्टेड पड़ती हैं, इन टिल्टेड रेज की वजह से यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ के कणों से टकरा के और काफ़ी देर तक, यानी कि सनसेट होने के काफ़ी देर तक भी वहाँ पर रोशनी रहती है। तो वो एरियाज जो आपके मिड लैटिट्यूड में पड़ते हैं, लैटिट्यूड्स आप जानते होंगे, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइंस, दीज आर लैटिट्यूड्स। तो मिड लैटिट्यूड्स में ये जो है कॉन्सेप्ट दिखाई देता है डॉन एंड ट्वाइलाइट का, यानी कि आपको सनसेट होने के कई घंटों बाद तक, 1 से 4 घंटे तक जो है ये आपको लाइट दिखाई देती है, सनसेट हो चुका है। वहीं पर जो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया होंगे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही सनसेट हुआ उसके विदिन हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, ये जो इनको एक्स्ट्रा लाइट मिलती है, इसके लिए यहाँ पर ये लोग अपनी ना क्लॉक्स को सेट कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो कि मैक्सिमम सनलाइट में, जो नेचुरल लाइट है उसी में ये अपने सारे काम कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में आपको समझा चुकी हूँ, सिंपल सी बात है, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, ये वाले जो लाइंस होती हैं दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स, जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपके पोल्स आ गए। ठीक है, यानी कि इन लाइंस को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज आर नोन एज योर लैटिट्यूड। और इस तरीके से जो लाइंस बनती हैं जो डिसाइड करती हैं आपका टाइम, कि टाइम्स किस टाइम जोन में हैं आप, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट कम्स टू योर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पे आपका एक क्वेश्चन बनता है जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका इस तरीके से जो ये लाइंस ड्रॉ होती हैं ये बताती हैं कि एक क्या हुआ कि एक प्राइम मेरिडियन यहाँ पर खींची गई। ठीक है, कंसीडर खींची नहीं गई एक्चुअली, पर डिसाइड किया गया कि एक 0 डिग्री की लाइन है जिसको प्राइम मेरिडियन बोला गया, जो कहाँ से निकलती है, ये लंदन ग्रीनविच के पास से निकलती है। ठीक है, ये डिसाइड किया गया, कब किया गया था, ये 1884 के अंदर डिसाइड किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू योर, अगर हमें किसी भी जगह का टाइम निकालना है, जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि एक 1 आवर बराबर होता है 15 डिग्री के, यानी कि जब आप इस तरीके से मूव करेंगे
तो जब आप 15 डिग्रीज में मूव करेंगे तो आप 1 आवर या तो आगे जाएंगे या 1 आवर आप पीछे जाएंगे, ठीक है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मद्रास जो है वो आपका 80 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि 1 आवर 15 डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, यानी कि जब 4 मिनट 1 डिग्री एंड 1 आवर 15 डिग्री, तो हम सिंपली लेते हैं कि मद्रास ईस्ट के अंदर है तो ऑब्वियसली अहेड होगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से अहेड टाइम चल रहा होगा। अब 80 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5.3 आता है, यानी कि 5 आवर तो सीधे सीधे आ गया, तो 0.3 है। अगर हम 60 मिनट्स को डिवाइड करें 3 से तो 20 मिनट्स के 3 वो आ गए, तो हम लगा देंगे 20 मिनट्स, यानी कि जो मद्रास है वो 5 आवर 20 मिनट्स अहेड है प्राइम मेरिडियन से, उसका टाइम निकल के आ जाएगा। अगर लंदन में उस टाइम पे 12 बज रहे होंगे तो मद्रास में क्या टाइम हो रहा होगा, 5:20। ओके, वेट, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे टाइम जोन्स में जो है इसको बांटा जाता है, ठीक है। इंडिया ने अपने आप को एक ही टाइम जोन में रखा हुआ है, वैसे ही चाइना ने अपने आप को एक ही टाइम जोन में रखा हुआ है। वहीं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने अपने आप को जो है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उनका जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए फॉर देयर कन्वीनियंस उन्होंने अपने आप को मल्टीपल टाइम जोन्स में बांट दिया है। जैसे कि आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, इसने अपने आप को 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। वैसे ही कनाडा ने अपने आप को बांटा हुआ है, यूएसएसआर ने बांटा हुआ है, ठीक है। यूएसएसआर ने तो इनफैक्ट अपने आप को 11 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कि ये आपका एशिया है, ये नॉर्दर्न अमेरिका है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है पैसिफिक ओशियन के अंदर, जिसको बोला गया इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे हमारी जो टाइम लाइन थी उसको चेंज करने से टाइम चेंज हो रहा था, उसके इधर और इधर पास होने से, वैसे ही इस लाइन के इधर या फिर इधर जाने से डेट चेंज होती है। यहाँ पर एक जो मैगलन थे वो शिप लेके गए थे, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट तो खैर क्या किया था, जस्ट ये बताया था कि गेन और लॉस कैसे होता है, ये उनका अपना एक्सपीरियंस था एक्चुअली। कि जब हम इसको देखो, वेस्ट को और ईस्ट को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब हम एक इस तरह की फिगर लेंगे, इसको दिमाग में बिठाएंगे कि ये साइड आपकी वेस्ट कही जाएगी, ठीक है। जिधर एशिया है इसको आप वेस्ट मानेंगे, जिधर नॉर्थ अमेरिका है इसको ईस्ट मानेंगे, फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल डेट लाइन के पर्पस से, ठीक है। जब हम इस लाइन को इस तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम एक दिन गेन कर लेंगे, क्योंकि हमारी क्या हो जाएगी, एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वहीं पर जब हम ईस्ट से और वेस्ट की तरफ आएंगे तो हम एक दिन लूज़ कर देंगे, ठीक है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है। कई बार आपका असर्शन में पूछ लिया जाता है आपसे ये क्वेश्चन कि कब गेन होगा और कब लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट कम्स टू योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ अर्थ। ये जो चैप्टर है अर्थ क्रस्ट, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में ये आपको जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका कोर है, ये मेंटल है और ये आपका लिथोस्फेयर है, ठीक है। जो आपका लिथोस्फेयर है, जो अर्थ का क्रस्ट है, उसको हम ना इस वाले डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सियाल से बने होते हैं, यानी कि आपका सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसकी डेंसिटी 2.7 है। दीज आर मेनली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, जो कि डेंसिटी जिसकी कम होती है, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से। तो ये एक तरीके से फ्लोट करते रहते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि जो भी लाइटर डेंसिटी होगी वो सब ऊपर फ्लोट करेगी, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो वैसे ही जो नीचे की तरफ एरिया है, ये बने होते हैं आपका जो ओशियन के फ्लोर्स और ये सब बने हुए हैं, ये बैनथ वाले एरिया में आते हैं।
ठीक है। ये बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं जो सीमा से बनी होती हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर आपका सिलिका होगा और आपका मैग्नीशियम होगा, जिसकी डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। और इतना डिफरेंस काफ़ी है जिससे कि कॉन्टिनेंट ऊपर फ्लोट कर सके ओवर द बेसाल्टिक रॉक्स और दिस सीमा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर मेंटल की जो ये चौड़ाई है ये आपका 1800 माइल जो है थिक होता है। ये ओलिवाइन रॉक से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कोर जो है किससे बना होता है? देखो कोर ना दो तरीके से होता है, हार्ड भी है और जो उसका सबसे इनर मोस्ट कोर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जो आयरन और निकल से बना होता है जिसको नीफे हम बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर है 3500 डिग्री सेल्सियस और जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट कम्स टू योर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन जो रॉक का हम करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। पहली आपका इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले इग्नीशियस रॉक्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो इग्नीशियस रॉक्स होती हैं ये भी जो है हम देखो इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी हम आगे एक बार देखेंगे एसिडिक और बेसिक की फॉर्म में, यानी कि जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं एसिडिक रॉक, ठीक है। जो लाइटर इन कलर होगी, ठीक है, यानी कि इसका जो मिनरल कंपोजिशन है ना उसकी वजह से हम देखते हैं सिलिका ज़्यादा है तो ये एसिडिक होगी और लाइटर इन फॉर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रॉक बोलेंगे। वहीं पर जहाँ पर सिलिका की मात्रा कम होगी और बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको हम बेसिक रॉक बोलेंगे, जो कि डार्क इन कलर होगी, डेंस होगी, है ना। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जो बेसाल्टिक रॉक्स हैं वो ज़्यादा डेंस हैं तो वो नीचे बैठ गई हैं, है ना। तो बस वही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आती हैं ऑरिजिन के, अगर हम देखें इनका ऑरिजिन, ठीक है, इग्नीशियस रॉक्स का, तो क्या है कि प्लूटोनिक भी है, ठीक है। प्लूटोनिक यानी कि जो कुछ अर्थ के क्रस्ट के अंदर में मतलब डेप्थ में हमको मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। यहाँ पर जो अर्थ का जो हीट है उसकी वजह से ये क्या होती हैं कि धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती हैं, एकदम से ठंडी नहीं हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, है ना, बहुत क्लियरली विजिबल क्रिस्टल्स बनते हैं। और इसके आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, ड्यूराइट है, गैब्रो है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपका प्लूटोनिक रॉक्स के। क्योंकि जब इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन या जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, वो तुरंत से ठंडा नहीं हो जाता है, ठीक है। वहीं पर जब हम वॉल्केनिक रॉक्स की बात करते हैं, जो वॉल्केनिक रॉक्स क्या है कि जो लावा होता है वो बाहर निकल आता है और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि वो तुरंत से रैपिडली ठंडा हो जाता है हवा से कांटेक्ट में आते के साथ ही, जिसकी वजह से उसे क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो थोड़े से छोटे बनते हैं, ठीक है। जो बसाल्ट है वो इसका एक एग्जाम्पल है, जो आपके डेक्कन में मिलता है, इंट्रिम नॉर्दर्न आयरलैंड में मिलता है, ठीक है। और आपका कोलंबिया का स्नेक प्लेट्यू है यूएसए के अंदर, वहाँ पर मिलता है। ऐसे मल्टीपल आप एग्जाम्पल्स वॉल्केनिक रॉक्स के देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए हैं, डाइक और सिल्स। ये डाइक क्या है? जैसे कि आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, हालांकि आगे चैप्टर आएगा पूरा का पूरा वॉल्केनो के ऊपर तो वहाँ पे हम समझेंगे, लेकिन अभी बहुत सिंपल में समझा देते हैं कि जो डाइक्स हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जिसमें लावा भरेगा, मैग्मा जहाँ से निकलता है, देखो अंदर में मैग्मा है, बाहर में लावा है। वही चीज़ जब बाहर निकल गई, जो लिक्विड मटेरियल, उसको हमने लावा बोल दिया। जब वो अंदर है तो वो मैग्मा है। तो जो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल है, ये नलियाँ, तो इसको हम बोलते हैं सिल्स। और जब इस तरह का एक वेंट बनता है जो कि कैसा होता है, वर्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं डाइक। दीज आर डाइक एंड दीज आर सिल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स से ही क्लियर हो रहा है कि यानी कि सेडिमेंट से जो बना
वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब यानी कि इग्नीशियस रॉक्स जो आपके प्राइमरी रॉक्स हैं वो इरोड हो के कहीं पानी के सोर्स के नीचे या कहीं पर मतलब बैठने लग गई और धीरे धीरे लेयर्स की फॉर्म करने लग गई, फिर वो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स बनने लग गई। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, इनके जो फाइन ग्रेन थे वो सॉफ्ट से फिर हार्ड होने लग गए। ठीक है, जो फॉसिल्स इनके बीच में मतलब बैठे हुए थे या मर गए थे, कोई जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी थे, तो वो इन्हीं रॉक्स के बीच में मतलब फंस गए। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि इससे हम एज का भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने टाइम पर बनी थी। ठीक है, या ग्रेजुअली इनका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था। तो इनका करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि तो लेयर्स की फॉर्म में होती हैं, दूसरा इनके अंदर फॉसिल्स होते हैं और एज का पता हम लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये और 3 तरीके से मतलब हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है। अब वो क्लासीफाई कैसे कर रखा है कि पहली बात तो ये, या तो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, जैसे कि आपका सैंडस्टोन वगैरह है, मतलब जो एक्यूमुलेशन से बन गया। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे रॉक्स जो है ये आपका इग्निशियस रॉक्स सेडिमेंट होती चली गई, मतलब टूटने लग गई और वो एक्यूमुलेट हुई और उससे रॉक बनी। तो ये है आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि जैसे कि आपका एग्जांपल सैंडस्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट, और आपका ये बहुत सारे कोर्स और सैंड वगैरह जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जो थोड़े और बारीक होते हैं तो उनको क्ले बोल दिया जाता है, बिल्कुल ही बारीक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कैसे हुआ कि जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोरल्स हैं, वो एक शैल की कवरिंग अपना बना के चलती हैं कैल्शियम का। ठीक है, तो वो जो एक कैल्सेरियस टाइप का एक मटेरियल जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो ग्रेजुअली जब चेंज होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन और क्ले के अंदर। यानी कि ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक सोर्स से जो रॉक्स बनी वो होती हैं आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये मेनली किस टाइप की होती हैं, कैलकेरियस या फिर कार्बोनेशियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीट, लिग्नाइट, कोल, ये इसी तरह की जो है रॉक्स हैं। नेक्स्ट आता है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, जो किसी केमिकल की वजह से जो है बनी है, जैसे कि आपका रॉक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जिप्सम है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये बहुत सारे क्या थे कि जैसे कि सॉल्यूशन पानी में हो गया उसका, और जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में आया वो मटेरियल, तो वो एक रॉक की फॉर्म में आने लग गया। वो जो सॉल्ट घुले थे इग्निशियस रॉक्स के टूटने से, वो पहले पानी में घुले, फिर पानी में घुलने के बाद जब सेडिमेंट्स तो अलग हो गए, जो उसके अंदर वो सॉल्ट बचा हुआ था, जब वो सेडिमेंट की तौर पे बैठा नीचे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आया, तो उन रॉक्स को हमने क्या बोला, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि आपका एग्जांपल रॉक सॉल्ट आपको मिलता है, जिप्सम आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब पहले इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस से आई कौन, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स टूटेंगी या फिर ये अपना जो फॉर्म है अंडर प्रेशर और टेम्परेचर में, इनके अंदर भी तो कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो जब चेंजेस आए तो उससे क्या फॉर्म हुई, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हुई। ठीक है, अंडर हीट एंड प्रेशर। तो इनका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो क्ले था वो स्लेट में कन्वर्ट हुआ, जो लाइमस्टोन था वो मार्बल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सैंडस्टोन आपका क्वार्ट्जाइट में चेंज हुआ, ग्रेनाइट आपका नीज में कन्वर्ट हुआ, शेल आपका सिस्ट में कन्वर्ट हुआ, कोल आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जो रॉक होती हैं उनका जो टाइप होता है उसका लैंडस्केप पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक टाइप ऑन लैंडस्केप, कि लैंडस्केप भी रॉक के वजह से चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये मलेशिया की बहुत फेमस रॉक है। ठीक है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 2000 फीट के अप्रॉक्स है ना। एक यहाँ पर है जो 7000 फीट, यानी कि ये जो स्ट्रेटा होगा ये काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना होगा, जो कि साइड वाले तो सारे गिर गए, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेटा था ये यहाँ पर रह गया। नेक्स्ट आता है अर्थ के मूवमेंट से और मेजर लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं।
ठीक है। यानी कि स्पेशली होता क्या है कि डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन किसकी वजह से होता है? रनिंग वाटर की वजह से होता है, रेन की वजह से होता है, फॉस, सन, विंड, ग्लेशियर, इन सब के मूवमेंट से डेनुडेशन होता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं? मल्टीपल जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मेनली इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से 3 तरह के, मतलब 3 फेजेस में जो है आपके माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला था आपका कैलिडोनियन, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो बने आपके। फिर आपका था हर्शियन, उस टाइम पे बहुत सारे माउंटेन्स बने, ये 240 मिलियन ईयर्स अगो था, ये वाला 320 मिलियन ईयर्स अगो था। और नेक्स्ट आपका है आपका एल्पाइन, ठीक है। एल्पाइन 30 मिलियन, यानी कि एल्पाइन जिसमें आपका हिमालय बना, ये आपका सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है, सबसे न्यूएस्ट माउंटेन जो कि अभी भी इसकी फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। इसीलिए ये जो माउंटेन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक। कौन कौन से टाइप के माउंटेन है? सबसे पहला है आपका फोल्ड माउंटेन, अर्थ के मूवमेंट से बनता है, स्ट्रेस और कंप्रेशन की वजह से बनता है। ये वाला आप फिगर एक बार देखिए कि यहाँ पर जो है कंप्रेशन हो रहा है, इस कंप्रेशन की वजह से एक इस तरह की जो है ये सिंक्लाइन और ये आपका एंटीक्लाइन फॉर्म हो गया। अभी जो एंटीक्लाइन आपका फॉर्म हुआ है ना, इससे तो आपकी पीक बन जाएगी किसी भी माउंटेन की, और जो सिंक्लाइन है इससे वैली बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जब ये कंप्रेस होकर ऊपर की तरफ उठेगा तो फोल्डेड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अभी जो फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं ये अर्थ का क्रस्ट है एक्चुअली, जो इस तरीके से फोल्ड होके बनता है। अब यहाँ जो आपको ये मैप पूरा दे रखा है ना, जहाँ पर भी ये इस तरह की ऑरेंज लाइन दी हुई है, ये ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर आप ये देखेंगे कि ये लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। यानी कि ये प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, और जहाँ पर कंप्रेशन हुआ है जिसकी वजह से आपका अर्थ का क्रस्ट इस तरीके से कंप्रेस होके ऊपर की तरफ उठ गया है, जिससे क्या बना है आपका फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं। अब टाइप ऑफ फोल्ड कई बार पूछ लिया जाता है, जो अभी रिसेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। देखो सब सिंपल एक बार यहाँ से देखते चलेंगे। ये वाला क्या है आपका एंटीक्लाइन है, सिंपल फोल्ड, यहाँ पर भी हमने देखा था, और इसके साइड में क्या बनता है? सिंक्लाइन। उसके बाद में असिमेट्रिक फोल्ड, यानी कि जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि एक तरीके से सिमेट्री, यहाँ पर तक सिमेट्री थी, यहाँ पर सिमेट्री खत्म होने लगी, तो ये असिमेट्रिक फोल्ड हो गया। नेक्स्ट है कि जब ये एक चीज़ दूसरे के ऊपर आने लग जाती है, ठीक है, एक लेयर दूसरे के ऊपर आने लग जाए तो वो हो गया ओवरफोल्ड। जब कंप्लीटली इसको ओवरले कर ले, इसको बोलते हैं आपका रिकम्बिनेंट फोल्ड। और जब यहाँ पर फॉल्ट फॉर्म हो जाए, इस यहाँ से आगे जाने पर जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाए, इसको बोलते हैं थ्रस्ट प्लेन फॉल्ट लाइन, और इसको बोलते हैं नेप, ठीक है। यानी कि जब ये यहाँ से फॉल्ट लाइन आ जाएगा तो ये एक इस तरफ मूव करेगा, ये एक इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स हो गए। कहाँ कहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाँ, और एक और चीज़, माउंटेन ऑफ एलिवेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि फोल्डेड माउंटेन्स न्यूएस्ट माउंटेन्स हैं जो आपके एल्पाइन सीरीज़ में बने हैं, तो इसलिए इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी भी ये क्या कर रहे हैं, अपनी फॉर्मेशन वाले दौर में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या हैं आपके? इसमें भी इसी तरीके से कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। जब लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन 2 तरीके से हो रहा है। देखो, इस तरफ भी कंप्रेशन हो रहा है और एक तरीके से इस तरफ भी कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये फॉल्ट लाइंस डेवलप हो रखी हैं इसके अंदर, ठीक है, किसी भी वजह से, टेंशन की वजह से यहाँ पे फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई हैं। अब या तो क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। इस तरह से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एक एरिया जो है ज़मीन का हिस्सा नीचे धंस जाएगा, और जो ऊपर खड़ा रह जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन, ठीक। या फिर हॉस्ट माउंटेन भी इसको बोला जाता है। फिर अगर कंप्रेशन इस तरीके से होगा तो इस तरीके से क्या होगा? ऐसे कंप्रेशन की वजह से जो ये वाला एरिया नीचे धंस जाएगा, ठीक है, और ये वाला एरिया ऊपर खड़ा रह जाएगा। तो जब ये नीचे धंस जाएगा तो ये क्या बन गई? रिफ्ट वैली बन गई।
एक वैली जैसी शेप बन गई। अब यानी कि ये वाले जो एरियाज़ हैं ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो है वो अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे टूट टूट के अलग हो जाएंगे। अभी जो रिफ्ट वैली है इसमें या तो कोई नदी बहना शुरू कर देगी ग्रेजुअली, जैसे ही इसको डिप मिलेगा पानी को, जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बहने लग जाता है, ठीक है। तो ये टूट के अलग हो गए और ये एक तरीके से रिवर बेड बन गया, ठीक है। अब नीचे वाला एरिया बहुत ही सख्त है, हार्ड है, तो यहाँ पर ना इस तरह की नदियाँ बहती हैं जिनके अंदर सेडिमेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपका रिफ्ट वैली के एग्जांपल जैसे कि अफ्रीका की रिफ्ट वैली बहुत फेमस है, आपका रेड सी से लेके सीवियर तक ये आपका जा रही है, ठीक है, आपके अफ्रीका से निकलते हुए। वैसे ही आप रिफ्ट वैली कौन सी जानते हैं, आप नर्मदा हमारी रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है, तापी आपका रिफ्ट वैली से बहती है। नेक्स्ट आता है आपका वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स नॉर्मली बात है, यहाँ पर एक वेंट हमने अभी पढ़ा था, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी वर्टिकल होगा तो वेंट कहलाएगा, और जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या बनाएगा, सिस हमने बोला था, ठीक है, सिस और वेंट, डाइक और सिस, ओके सॉरी, डाइक एंड सिस। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी इनको बोला जाता है। क्यों एक्यूमुलेशन कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पर पहले हुआ होगा इरप्शन, तो यहाँ पर इसने सारा का सारा डिपोजिशन कर दिया, फिर दोबारा से यहाँ पर इरप्शन हुआ, फिर डिपोजिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, फिर से यहाँ पर एक इरप्शन हुआ, फिर डिपोजिशन हो गया, ऐसे ही वापस से यहाँ पर एक इरप्शन होगा, फिर धीरे धीरे डिपोजिशन हो जाएगा। इस तरीके से ये माउंटेन्स हायर एंड हायर होते चले जाते हैं। बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका माउंट फ्यूजी जापान के अंदर है, मायोन फिलीपींस के अंदर है, मेरापी सुमात्रा के अंदर है, औंग बाली के अंदर है, और कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर के अंदर है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, दीज आर डेनुडेशन। डेनुडेशन की वजह से जो बनते हैं, यानी कि कोई भी पहले एक बड़ा माउंटेन था, उसके ये वाला जो एरिया है ये किस तरीके से क्या हो गया, इरोड हो गया, ठीक है, इसका डेनुडेशन हो गया, तो इसकी वजह से क्या बना, जो माउंटेन्स बचे इनका जो एलिवेशन है वो भी लो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रेजिडुअल माउंटेन्स, जिसका आपका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, अरावलीज, ठीक है, और रिसेंटली न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, तो अरावलीज आपका एक रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। पहले उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा रही होगी, अब धीरे धीरे करके उसकी जो हाइट है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, एक तरीके से एलिवेटेड लैंड होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। अब कितने टाइप के होते हैं कि टेबल लैंड होती है, ठीक है, सिंपली इसी तरह का जो एक टेबल लैंड होती है दैट इज नोन एज प्लेट्यूज। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्यूज होते हैं। टेक्टोनिक यानी कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो इस तरह की एक फॉर्मेशन हुई उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यूज, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, और भी बहुत सारे, हर्ट जर्मनी का है, ठीक है, ये टेक्टोनिक है। यानी कि अब क्या है कि टेक्टोनिक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो दो पहाड़ी के बीच में बनते हैं, जैसे आपका कौन सा है, तिब्बत का प्लेट्यू आपका दो माउंटेन के बीच में बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, ठीक है, कुनलुन प्लेट्यू, ये सब क्या है आपके, ये कुनलुन है और ये हिमालयाज है, इसके बीच में आपका तिब्बतन प्लेट्यू बना हुआ है, इंटरमॉन्ट। नेक्स्ट कम्स टू योर वोल्केनिक प्लेट्यूज, जो मोल्टन लावा की वजह से बने हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर लावा निकला, इसकी वजह से ये पूरा यहाँ पर फैल गया, तो एक प्लेट्यू जैसा एरिया, एक हाई लैंड, एक टेबल लैंड यहाँ पर फॉर्म हो गई, तो इस एरिया को क्या बोल देंगे, वोल्केनिक प्लेट्यू, लावा की वजह से बना। फिर आता है डाइसेक्टेड प्लेट्यू, जो वेदरिंग और इरोजन की वजह से बनेगा, यानी कि कोई एक बड़ा एरिया था जिसका डेनुडेशन कर करके उसको फ्लैट कर दिया गया अर्थ के फोर्सेस के द्वारा, वेदरिंग और इरोजन ने, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, ठीक है। उसके बीच में बिल्कुल जो एरियाज बचेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, एक कैनन्स बना लेते हैं, है ना, रिवर की वजह से होता है, विंड के एब्रेशन की वजह से होता है, लेकिन हाँ ये ना रिच इन मिनरल्स होते हैं ये वाले जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है। जो भी आपके प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर आपके मिनरल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो
काफ़ी मिनरल रिच होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू योर टाइप ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ लो लैंड होते हैं ये, ठीक है। प्लेन क्या होगा, एक लो लैंड एरिया होगा, ठीक। पहला है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल का प्लेन का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह का हो कि अर्थ वहाँ से थोड़ा सा डिप्ड हो, ठीक है। इस तरह का एक अर्थ का ही एक शेप इस तरह का हो, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन। जैसा कि आपका रशिया के अंदर है, आपका यूएसए के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया का लो लैंड है, ये सब स्ट्रक्चरल प्लेन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर डिपोजिशन प्लेन, यानी कि कुछ डिप, पहले एक डिप था और रिवर की वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। इन सेडिमेंट्स की वजह से ये एक एरिया प्लेन में आ गया। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर आपका कोस्टल वगैरह एरिया में जो होते हैं, वो तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डिपोजिशन की वजह से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है। इस एरिया पहले बहुत सारा गड्ढा था, क्योंकि हिमालय यहाँ से बना था, तो यहाँ पर एक गड्ढा हो गया। इसको जो वहाँ से आने वाली नदियाँ थीं हिमालय से आने वाली, उन्होंने सेडिमेंट से इसको भर दिया, तो ये क्या बन गया आपका डिपोजिशनल प्लेन। अब क्या है कि ये वाली जो मिट्टी होती है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इन एरियाज़ में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, फर्टाइल लैंड होती है, सॉफ्ट लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर, हाँ उसके बाद में देखो इसी को, ये जो आपका डिपोजिशनल प्लेन्स है ना, इनको इन्होंने एलुवियल प्लेन जैसा कि ये वाला है, फ्लड प्लेन्स और डेल्टाइक प्लेन्स में जो है डिवाइड कर रखा है। जैसे गंगा की वजह से बना है, नाइल की वजह से बना है डेल्टा, और आपका चाइना के अंदर हुआंगहो की वजह से बना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्ट के अंदर भी इसी तरह का होता है, यानी कोस्ट से मतलब जब आपका समुद्र की लहरें आती हैं तो वो बहुत सारा कुछ अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, सैंड लेके आती हैं, उस सैंड को उस डिप में इकट्ठा करते जाती हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स बन जाते हैं। इसके भी आपके कई सारे एग्जांपल है, बेल्जियम के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है, गल्फ कोस्ट के अंदर, यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट आता है विंड की वजह से जो प्लेन्स बनते हैं, यानी कि विंड ने उठा के इस मिट्टी को कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है तो ये डिपॉजिशन ही, चाहे विंड की वजह से हुआ है चाहे रिवर की वजह से हुआ हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन प्लेन्स को बोलते हैं लॉज, ठीक है, लॉयस। नेक्स्ट आता है आपका, ये बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पंपास ऑफ अर्जेंटीना जो हम पढ़ते हैं, वो एक तरीके का विंड से बनाया हुआ प्लेन है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इरोजनल प्लेन्स। अभी हमने डिपोजिशन पढ़ा था कि कहीं से उठा के सैंड को उस गड्ढे में भर दिया गया, तो वो डिपोजिशन हो गया। अब हमें करना है इरोजन। इरोजन की वजह से जो प्लेन बना उसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन, ठीक है। यहाँ पर डेनोटेशन हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। पैनी प्लेन यानी कि रिवर के एक्शन की वजह से, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देखिए, रिवर के एक्शन की वजह से यहाँ पर एक वैली टाइप बन गई है और इस एरिया को भी जो है डेन्यूट कर दिया गया है, इरोड कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो प्लेन्स बने या ये वाला जो एरिया प्लेन हुआ, ये क्या हो गया आपका, पैनी प्लेन्स हो गए, रिवर एक्शन की वजह से जो बने या फिर मॉइस्चर की वजह से जो बने, दीज आर नोन एज पैनी प्लेन्स। यहाँ पर एक ग्लेशियर भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसा फिनलैंड के अंदर बहुत सारे लेक्स बनी हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से, जहाँ पर गड्ढे हो गए हैं वहाँ पे पानी भर गया, बर्फ़ की वजह से जब बर्फ़ पिघली तो वहाँ पर बहुत सारी लेक्स फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू योर, हाँ नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर ये डिफ्लेशन हो जाए किसकी वजह से, स्वाइप अवे हो जाए मिट्टी किसकी वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। जैसा कि आपके एरिड एरियाज होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रग, ठीक है। अब रग होता क्या है कि जब यहाँ से ये कोई एरिया है, यहाँ से पूरी मिट्टी हटा ली जाएगी, ठीक है, तो ये जो एरिया बचेगा ये बहुत ही पथरीला टाइप का बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं उग पाएगा, पत्थर पत्थर जैसे होंगे, है ना, क्योंकि सैंड तो सारी उड़ गई है, सिर्फ क्या बचे हैं यहाँ पर, पत्थर बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गए, इनको बोलते हैं हम पैडी प्लेन्स, ठीक है। और एक जो आपको एरिया, जो एरिया डेन्यूड नहीं हुआ, कुछ इस तरह के एरिया बच गए, उनको क्या बोलते हैं हम, इंसलबर्ग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।